तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका की हैं। संसद भवन के बाहर भारी भीड़ है, कोई नारे लगा रहा है, कोई झंडे लहरा रहा है। जश्न का माहौल है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने इस रैली को संबोधित किया और कहा कि आज बांग्लादेश के इतिहास का एक ऐसा दिन है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। लेकिन यूनुस ऐसा क्यों कह रहे हैं और ये जश्न किस बात का है? दरअसल ये 5 अगस्त 2025 की तस्वीरें हैं। इस दिन छात्रों की अगुवाई में हुए सत्ता परिवर्तन की पहली बरसी थी। क्या हुआ था उस दिन? तारीख 5 अगस्त 2024 दोपहर के 12 बजे थे। अचानक बांग्लादेश के हर शहर, हर कस्बे में एक खबर फैली। कहा गया कि आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमा देश को संबोधित करने वाले हैं। इस ऐलान से पहले पूरे मुल्क में एक बेचैनी थी। पिछले 1 महीने से आंदोलन चल रहा था, लोग सड़कों पर थे। ये खबर आई तो लोगों ने मान लिया कि अब खेल खत्म होने वाला है। और इसके बाद कुछ घंटों में वो सब कुछ हुआ जो बांग्लादेश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, मुल्क छोड़कर भाग गई और भारत में पनाह ली। बांग्लादेश में ये पहली बार नहीं था जब ऐसा जन आंदोलन हुआ। साल 1990 में भी विरोध की वजह से तत्कालीन सैन्य शासक हुसैन मोहम्मद इरशाद को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। उसके बाद देश ने लोकतंत्र की ओर कदम बढ़ाया था, लेकिन इस बार एक नया मोड़ था। इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश में बगावत अचानक नहीं आई थी। जुलाई 2024 की शुरुआत में बांग्लादेशी यूनिवर्सिटीज के छात्र सड़कों पर उतरे। उनके हाथों में पोस्टर थे। मांग थी कि सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम खत्म कर दिया जाए। बांग्लादेश की सिविल सर्विस में 1/3 सीटें 1971 की आजादी की जंग में शामिल सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित थीं। छात्रों का तर्क था कि यह सिस्टम असमानता को बढ़ावा देता है। शुरुआत में ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, बातचीत की गुंजाइश भी थी, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी, हालात हाथ से निकलते चले गए। प्रोटेस्ट हिंसक हुए, झड़पें हुई और फिर गोलियां भी चली। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इन प्रोटेस्ट में लगभग 1400 लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। बांग्लादेशी प्रदर्शनकारी एक सुर में बोल रहे थे कि इस खून खराबे के लिए पुलिस जिम्मेदार है, लेकिन सरकार ने इंकार कर दिया। उसका कहना था कि पुलिस ने कभी भी इसकी पहल नहीं की। फायरिंग तब हुई जब आत्मरक्षा करनी पड़ी या सरकारी संपत्ति को बचाना पड़ा। धीरे धीरे आंदोलन का रंग बदलता ही चला गया। अब सिर्फ कोटा नहीं, सत्ता के खिलाफ बगावत शुरू हो गई थी। जुलाई 2024 के आखिरी हफ्ते में यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। फिर आई 5 अगस्त की तारीख। हसीना भाग गई। उनके जाने के 3 दिन बाद 8 अगस्त 2024 को एक अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली। इसकी कमान दी गई नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को। वो देश के इकलौते नोबेल विजेता थे। उम्मीद थी कि ये सरकार संविधान को दुरुस्त करेगी और क्योंकि ये सरकार खुद चुनी हुई नहीं है, इसीलिए उचित सुधार के लिए रास्ता तय करने के बाद ये देश में नए सिरे से एक चुनाव भी कराएगी, जवाबदेही तय करी जाएगी। ऐसे में जानते हैं कि पिछले 1 बरस के आंकड़े क्या कहते हैं। कुछ पॉइंट्स में देखिए। पहला पॉइंट, अल्पसंख्यकों का हाल। हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए, खासकर हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। अगस्त 2024 से लेकर अब तक कम से कम 152 मंदिरों पर हमले दर्ज किए गए हैं। 23 हिंदू नागरिकों की हत्याएं हुई हैं। यूनुस सरकार इन आरोपों से इंकार करती है। वो दावा करती है कि अल्पसंख्यकों की हिफाजत उसकी प्राथमिकता में है, लेकिन रिपोर्ट्स कुछ और ही कहती हैं। पिछले साल दुर्गा पूजा के दौरान रिपोर्ट्स आई थी कि अक्टूबर 2024 में दुर्गा पूजा के पंडाल कम लगे थे, पहले जैसी चहल पहल भी नहीं थी। बांग्लादेश सरकार के रिलीजियस अफेयर्स एडवाइजर ने उस वक्त ये भी कहा था कि नमाज के वक्त इन पंडालों की आवाज म्यूट कर देनी चाहिए। बहरहाल, भारत सरकार ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों को लेकर चिंता जताई है। पिछले कुछ महीनों में कई बार बात उठाई गई कि बांग्लादेश अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए। दूसरा पॉइंट, अर्थव्यवस्था। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। जीडीपी को झटका लगा है। हालात ऐसे बने हैं कि यूनुस सरकार को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से राहत पैकेज मांगना पड़ा है। बेरोजगारी भी बेकाबू होती जा रही है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बांग्लादेश के 30% नौजवान बेरोजगार हैं। ऊपर से अमेरिका ने बांग्लादेश पर 20% का टैरिफ लगा दिया है। इस फैसले से उस गारमेंट सेक्टर पर भी असर पड़ा है जिसमें 40 लाख लोग काम करते हैं। तीसरा पॉइंट, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स। शेख हसीना के जाने के बाद भी उनकी पार्टी आवामी लीग संगठित थी, लेकिन मई 2025 में अंतरिम सरकार ने उस पर सियासी पाबंदी लगा दी। कहा गया कि जब तक पिछले साल हुए कथित जनसंहारों की जांच और मुकदमे पूरे नहीं होते, तब तक आवामी लीग किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सकेगी।
उससे पहले ही अक्टूबर साल 2024 में एक और अहम फैसला लिया गया था। आवामी लीग के छात्र संगठन छात्र लीग को आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत बैन कर दिया गया। हसीना के खिलाफ नरसंहार का मुकदमा चल रहा है। आरोप है कि जुलाई आंदोलन के दौरान हसीना ने खुद पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का हुक्म दिया था। बीबीसी वेरीफाई ने एक ऑडियो जारी किया है जिसमें वो ये आदेश देती साफ सुनी जा सकती हैं। एक तरफ देश की बड़ी पार्टी आवामी लीग को बैन कर दिया गया है और दूसरी तरफ शेख हसीना के दौर में जिस जमात इस्लामी पर बैन था वो अब फिर से सियासत में लौट आई है। अब जमात खुलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। साथ ही जमात अब 1971 के युद्ध अपराधों के पुराने आरोपों को झूठा और साजिश बता रही है। देश में पिछले एक बरस से चुनाव के लिए भी दबाव बन रहा है, लेकिन यूनुस सरकार इसकी तारीख नहीं बता रही है। अब आखिरकार 5 अगस्त को मोहम्मद यूनुस ने ऐलान किया कि फरवरी 2026 में चुनाव कराए जाएंगे। चौथा पॉइंट, कानून व्यवस्था। अगस्त 2024 में जब मोहम्मद यूनुस को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया तो नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कानून व्यवस्था की बहाली। लेकिन यूनुस सरकार इसे रोकने में अभी भी नाकामयाब रही है। सिर्फ जनवरी 2025 में 294 हत्या के मामले दर्ज हुए। जनवरी 2024 में ये संख्या 231 हुई। जून तक ये आंकड़ा 344 तक पहुंच गया। डकैतियों की संख्या भी बढ़ी है। जनवरी 2025 में 171 डकैती दर्ज हुई, जबकि पिछले साल इसी महीने ये संख्या 114 थी। अपहरण के मामले भी दोगुने हो गए हैं। अब एक आखिरी बात, बांग्लादेश की विदेश नीति इस एक बरस में पूरी तरह से बदल गई है। हसीना के दौर में बांग्लादेश और पाकिस्तान से रिश्ते खराब थे, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। दोनों देशों में अधिकारियों के वीजा फ्री ट्रैवल पर सहमति बनी है। दोनों मिलकर नया ट्रेड कॉरिडोर शुरू करना चाहते हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के ऑफिसर बांग्लादेश आ जा रहे हैं। उधर चीन से भी रिश्ते और गहरे हुए हैं। अप्रैल में मोहम्मद यूनुस बीजिंग गए थे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले भी थे। बयान दे दिया था कि बांग्लादेश इंडियन ओशन का ओनली गार्डियन है। भारत के 7 सिस्टर्स का भी जिक्र कर दिया था। इस पर काफी ज्यादा बवाल मचा था। कुल जमा बात यह कि यूनुस सरकार से जो उम्मीदें थी वो अभी भी सवालों के घेरे में है। भारत के लिए भी चिंता की बात है। हमारा सबसे करीबी पड़ोसी देश, जिसे हमने 1971 में आजाद कराया था, वो आज हमारे खिलाफ खड़ा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बांग्लादेश की स्थिति पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। खबर लिखी है हमारे साथी अंकुर ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।